नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे सीट शेयरिंग को लेकर बैठक की, मालदीव को लेकर इंडिया के रिएक्शन की और भी बहुत कुछ है खास। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मालदीव में दिखा एक्शन। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता तुषार कुमार। बता दें कि सोशल मीडिया पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लक्षद्वीप के दौरे की जो तस्वीरें हैं वो तेजी से वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि जिस तस्वीरों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की खूबसूरती का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसी दौरान उनकी तस्वीरों को खेल और बॉलीवुड के तमाम जगत के कई बड़ी हस्तियों ने शेयर की। और इस दौरान प्रधानमंत्री के जो लक्षद्वीप का दौरा था, उस दौरे से मालदीव को काफ़ी मिर्चें लग गई, जिसके दौरान उनके कई नेता और वहां के मंत्रियों ने कटाक्ष करना शुरू कर दिया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा के वीडियो और तस्वीरें साझा की, जिसमें वहां की खूबसूरती लोगों को खूब भा रही है। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चाएं होने लगी कि लाखों खर्च करके मालदीव जाने से बेहतर है लक्षद्वीप जाना। सोशल मीडिया पर लोग लक्षद्वीप और मालदीव की तुलना करने लगे। सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, सलमान खान जैसे कई बड़े सितारे ने भी पीएम मोदी की फोटो शेयर की, लेकिन ये सब मालदीव के कुछ नेताओं को रास नहीं आया। बता दें कि मालदीव के एक मंत्री ने कमेंट किया कि भारत उनके जैसी सफाई नहीं रख पाएगा और बदबू को कैसे दूर करेंगे। इसके साथ ही वहां के नेता और मंत्री आपत्तिजनक पोस्ट के जरिए मालदीव को बेहतर बनाने में लगे रहे। बता दें कि सोशल मीडिया पर बाइकॉट मालदीव और एक्सप्लोर इंडसलैंड ट्रेंड करने लगा। ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी पर कटाक्ष करने वाले नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ मालदीव में सरकार सख्त एक्शन ले सकती है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के दौरे को लेकर कोसों दूर मालदीव में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। वहां के कुछ नेता और मंत्रियों ने प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार को मिला झटका। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। ने गुजरात सरकार के हुए बिल्किस बानो केस को लेकर 11 दोषियों की सजा को माफ कर दिया था, लेकिन बता दें जिस तरीके से बिल्किस बानो केस जो है दोबारा से लगातार उठ रहा था, लेकिन बता दें उससे पहले गुजरात सरकार को भी फटकार लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो केस के सभी 11 दोषियों को सजा माफ कर दी थी, तो लेकिन उसके बाद आज दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो है फटकार लगाते हुए कहा है कि 11 से 11 दोषियों को जल्दी से जल्दी जो है पेश करना होगा और उनको जल्दी से जल्दी दोबारा से जेल में जाना होगा। पिछले साल ही गुजरात सरकार ने सभी दोषियों की संपूर्ण रिहाई दी थी। साल 2002 में जब बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप की यह घटना हुई थी, तब वह 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती थी। भीड़ ने बिल्किस के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी थी। मरने वालों के 3 साल की बेटी भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड किया गया। हाईकोर्ट की टिप्पणी पर छिपाई गई गुजरात सरकार को माफी देने का भी अधिकार नहीं है। यह अधिकार सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के पास था। भले ही घटना गुजरात में हुई हो, लेकिन इस मामले की पूरी सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी। अब सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा और उन्हें फिर जेल भेजा जाएगा। 8 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागररत्न और जस्टिस उज्जवल भुइया के बीच ने इस मामले पर फैसला सुनाया है। बीच ने लगातार 11 दिन तक सुनवाई की थी और बीते 12 अक्टूबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों को सजा माफ करने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पेश किए गए हैं और अपने ही तर्क रखते हैं। गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने के फैसले को सही ठहराया था। कई दलीलों और पिछले फैसले का हवाला दिया है, लेकिन उम्र कैद की सजा में समय से पहले ही दोषियों को रिहाई हुई है। कोर्ट का कहना है कि यह साफ होना चाहिए कि दोषी कैसे माफ पाए गए हैं। बिल्किस बानो मामले को लेकर लगातार जो 11 दोषी हैं उनको उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका फैसला सिर्फ गुजरात सरकार को नहीं है, ये महाराष्ट्र सरकार को था। जिस तरीके से उनकी रिहाई हुई है, लेकिन उसके बाद राजनीति भी काफी गर्माती हुई नजर आ रही है। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो एकदम बेहतरीन तरीके से सुनाया। वहीं प्रियंका गांधी भी इस फैसले को लेकर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लगातार बिल्किस बानो के साथ में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया था, तो घटना जिस तरीके से हुई थी, लगातार बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों को जो उस समय जो है सजा जो है माफ कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद लगातार सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने साफ तौर पर कहा है कि तभी 11 दोषियों को जो है 2 हफ्ते के अंदर जो है सरेंडर करना होगा, उन्हें दोबारा वापसी से जेल भेजा जाएगा। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच बैठक खत्म हो गई है। क्या कुछ हुआ खास इस दौरान, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजित कुमार।
चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। समय समय पर सीट शेयरिंग को लेकर के इंडिया गठबंधन के तमाम दलों में आपसी मतभेद और गतिरोध भी देखने को मिलता है। इसी को लेकर के आज कांग्रेस के नेता मुकुल वासनिक के घर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली और पंजाब में विशेष तौर पर लोकसभा सीट की शेयरिंग को लेकर के चर्चा हुई और करीब 2.5 से 3 घंटा ये बैठक हुई। इस बैठक में जहां एक और कांग्रेस की तरफ से मुकुल वासनिक, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर लवली, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत ऐसे तमाम नेता शामिल रहे। वहीं दिल्ली सरकार की अगर मैं बात करूं, माफी चाहूँगा, आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक इस बैठक में विशेष रूप से शामिल रहे। करीब 2.5 से 3 घंटे ये बैठक हुई और इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के एक लंबी चर्चा चली। हालांकि बैठक के बाद जिस तरीके से मुकुल वासनिक सामने आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अच्छे माहौल में बैठक हुई है और निश्चित तौर पर आगे और बैठक का जो दौर है वो जारी रहेगा। तो इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी सीट शेयरिंग को लेकर के जो तमाम जो चर्चा थी वो आखिरी अंतिम रूप पे नहीं पहुंची है। तो लिहाजा कहा जा सकता है कि अभी जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो लगातार जो गतिरोध था वो फिलहाल अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार आगे और कितने जो मीटिंग है उसका दौर जारी रहेगा और कब तक सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम जो इंडिया गठबंधन में जो अलग अलग पार्टियां हैं उनके बीच जो गतिरोध है वो समाप्त होगा। फिलहाल ये देखना लाजमी होगा कि आखिरकार कब तक, क्योंकि दिल्ली एक विशेष तौर पर देखा जाता है और दिल्ली और पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी विशेष तौर पर सीट शेयरिंग को लेकर के अपनी बात मनवाने के लिए लगी हुई है। लिहाजा देखना होगा कब तक सीट शेयरिंग को लेकर के इंडिया गठबंधन में अंतिम रूप पहुंच पाता है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल अपनी जीत के दावे करने लगे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, प्रदेश में सियासत भी उतनी ही तेज होती नजर आ रही है। सियासी दलों के जो चुनावी वायदे हैं, जो चुनावी दावे और तेज होते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने अब उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर हर सीट पर 5 लाख से ज्यादा मतों से जीतने का लक्ष्य निर्धारित करा है। यानी पहले बीजेपी ने कहा था हर लोकसभा सीट पर 72% से ज्यादा मत प्रतिशत हासिल करना है और अब चुनावी दावा ये है कि 5 लाख से ज्यादा मतों से हर लोकसभा सीट को जीतना है। बीजेपी की मानना है कि संगठन उनके स्तर पर जो काम चल रहा है, संगठन स्तर पर जो बुनियादी काम चल रहा है, उसी के सफल परिणाम दिखने लगे हैं और बीजेपी को उम्मीद है कि हर लोकसभा सीट पर 5 लाख से ज्यादा मतों से जीतेंगे। जबकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस बीजेपी के इन दावों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दे रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब तक लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, उत्तराखंड में सियासी दंगल यूं ही चलता रहेगा और आरोप प्रत्यारोप के साथ जीत के दावों को लेकर दल अपनी बाजी मारते नजर आएंगे। कैमरामैन हतुना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। वहीं उत्तराखंड में नगर निगम नियुक्ति में घोटाले को लेकर सियासत तेज हो रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। नगर निगम में एक बड़ा घोटाला सामने आया है जिसमें लाखों रुपए की अनियमितता पाई गई है, जिसमें जो भर्तियां हुई थी स्वच्छता समितियों में उसमें बड़ा घोटाला देखने को मिला है, जिसमें पार्षद से लेकर जो अधिकारी है इसकी सम्मिलित पाई जाने की जो आशंका है वो लोग कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो डीएम ने जांच के आदेश है नगर आयुक्त को दिए हैं, जिसके बाद सभी का जो सत्यापन चलाया जा रहा है, जितने भी उसमें कर्मचारी काम कर रहे थे। 100 वार्ड है, ऐसे में जो कर्मचारी इन वार्डों में काम कर रहे थे वो करीब एक वार्ड में 10 से 12 जो कर्मचारी काम कर रहे थे। ऐसे में इन्हीं सब में जो घोटाला आया है उसे उजागर हुआ है, उस पर जांच की जा रही है। वहीं इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। जो पूर्व मेयर थे और साथ साथ भाजपा के विधायक है विनोद चमोली, उन्होंने अपने समय के वक्त की भी बात की है, जिसमें यही घोटाला 60 लाख रुपए का था और इसमें जो जांच थी वो ऊपर तक गई थी, लेकिन उसकी जो कार्रवाई है वो देखने को नहीं मिली थी। लेकिन एक बार फिर ऐसे अधिकारियों और साथ साथ जो पार्षदों की सम्मिलित से घोटाला सामने उजागर हो रहा है। ऐसे में सूत्रों के अनुसार ये भी सामने आया है कि जल्द जो अधिकारी है और साथ साथ जो पार्षद है उन पर भी जो कार्रवाई है वो देखने को मिल सकती है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। बलिया में कार्यक्रम के दौरान सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने ओवैसी पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा, बता रहे हमारे संवाददाता करुणेश पांडे।
राम का मंदिर बन रहा है और प्राण प्रतिष्ठा की तिथि भी घोषित हो चुकी है 22 जनवरी को, जिसको लेकर के अगर देखा जाए तो पूरे देश में इस समय राममय की स्थिति बनी हुई है, राममय हो गया है। वहीं बलिया में गढ़वार ब्लॉक में पहुंचे बलिया के बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने एक ओवैसी का जो उन्होंने बयान दिया है उस पर मीडिया सवाल की ओवैसी के बयानों को लेकर के, तो वीरेंद्र सिंह मस्त ने साफ तौर पर कहा कि पहले ओवैसी को इतिहास जानना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए। अगर ओवैसी ये बात कर रहे हैं कि 500 बरस तक मुगल शासक यहाँ पर किए हैं, तो 500 साल के पहले यहाँ पर 1000 वर्ष पहले त्रेता युग में राम और कृष्ण भी यहाँ पर शासन किए हैं। वहीं पर ओवैसी ने कहा कि वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि ओवैसी जो है मुसलमानों के बड़े नेता बनना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं और यह बयानबाजी जो है ठीक नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि इस देश में अब जिन्ना पैदा नहीं होने वाला है। तो वही जो अगर राम मंदिर बन रही है इस पर जो प्रधानमंत्री ने अपील किया है उस अपील को उन्होंने भी कहा कि जो प्रधानमंत्री अपील की है वही अपील हमारी भी है। और उन्होंने कहा कि यह जो है राम मंदिर बन रहा है बहुत खुशी की बात है। जो इतने दिनों से जो ये मामला चल रहा था, लेकिन यह मामला बीजेपी शासन में सलट गया और यहाँ पे एक भव्य मंदिर बन रहा है और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। नवरेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया। और उत्तराखंड में चैंपियन के बदले सुर, क्या है पूरा मामला? खबर की पड़ताल की है हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। भाजपा में बेबाक राय रखने के लिए, हर बार विवादित बयान देने के लिए कुंवर प्रनव सिंह चैंपियन जो पूर्व विधायक है वो हमेशा सवालों के घेरे में नजर आते हैं। इस बार बीजेपी विधायक, पूर्व विधायक के जो तेवर है वो बदले में नजर आए हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक अब शायराना अंदाज में हर बात का जवाब दे रहे हैं, पार्टी के किसी भी विषय पर चुप्पी साध रहे हैं। ये समझा जा सकता है कि पार्टी संगठन का जो अनुशासन का जो डंडा था उसका खौफ उन्हें सताने लगा है और यही वजह है कि उत्तराखंड में वो चुनाव लड़ने के बजाय उत्तर प्रदेश में अपने लिए सांसद का टिकट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड के लिए प्रयासरत पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, लेकिन जहां पर चुनाव की अगर उनकी बात आती है तो उनकी पसंदीदा सीट उत्तर प्रदेश में आती है और वो वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि कुंवर प्रनव सिंह चैंपियन के जो बदले हुए अंदाज है इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी में कोई भी बड़बोले बयानों वाले नेता नहीं असर कर पाएंगे और अनुशासन का जो एजेंडा है वो ऐसे ही चलता रहेगा। कैमरामैन नतुल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और जौनपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल को घेर लिया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर के मड़ियाऊ थाना क्षेत्र में पिछले 5 दिन पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में घुसकर बदमाशों ने एक डॉक्टर की हत्या कर दी थी। वहीं घटना के बाद जो है पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं जो है घटना के बाद जो है केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जो है मृतक के परिजनों से मिलने पहुंची तो मृतक के परिजनों ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का घेराव कर दिया। घेराव का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मंत्री अनुप्रिया पटेल को जो है गाड़ी पर बैठाकर उनके काफिले को रवाना किया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पूरा मामला जो है मड़ियाऊ थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पिछले 5 दिन पहले एक डॉक्टर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। और मैनपुरी में अंबेडकर वाहिनी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी पर बोला हमला। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठास लाल भारती। जी हां, आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने विरोध जताया है कि संविधान इस बार खतरे में नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद किसी भी तरह की कोई भर्ती निकाले, जैसे यूपी पुलिस की जो हाल ही में भर्ती आई है उस पर भी उन्होंने कहा है कि पूर्ण रूप से आरक्षण इस सरकार ने खत्म कर दिया है। राम मंदिर के आयोजन को बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी का नया ड्रामा है और इससे आयोजन से आगामी लोकसभा चुनाव पर किसी भी तरह का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मिठास लाल ने कहा है कि संविधान जो पीडीए यात्रा है उस पीडीए यात्रा के तहत अब हर बूथ पर हर कार्यकर्ता को एक कार्यक्रम आयोजित करना होगा और संविधान को बचाने के लिए संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज उनके स्वागत किया गया। किसी विधायक ने उनका भव्य स्वागत किया और फूल माला पहनाकर स्वागत करते हुए उन्होंने मीडिया कर्मियों को कई सवालों के जवाब भी देते नजर आए हैं। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए। वहीं गाजियाबाद में 2 सिपाहियों की हुई मौत। कैसे हुई मौत, क्या रहा कारण, बता रहे हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार।
गाजियाबाद में सड़क हादसे में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। मामला गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाना क्षेत्र के कनावनी का है, जहां पर सुबह एक इनोवा कार अपने इंद्रापुरम की तरफ जा रही थी, जिसके अंदर 4 व्यक्ति बैठे हुए थे। गाड़ी का डिसबैलेंस होकर वो डिवाइडर से टकरा जाती है, जिसके बाद वहां हाहाकार मच जाता है। वहां स्थानीय लोग पहुंचते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। जब मौके पर पुलिस पहुंचती है तो पुलिस ने उन चारों को गाड़ी से निकालते हैं, जिसमें 2 व्यक्तियों के खून से लथपथ लाश उस गाड़ी में मिलती है, जो कि सड़क हादसे में बुरी तरीके से घायल हो गए थे। पुलिस ने मौके से उन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। बाकी 2 व्यक्तियों का और इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन उस दौरान जब उनसे खून से लथपथ लाश मिली है, वो अब दोनों पुलिसकर्मी एक गाजियाबाद पुलिस में तैनात है और दूसरे दिल्ली पुलिस में है, जिनकी हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है जब ये घटना हुई थी तो ये सुबह डिवाइडर से गाड़ी बड़ी तेजी से टकराई और जिसके बाद उन दोनों पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। जो दोनों पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात हैं वो एक गाजियाबाद के बिल्डर की सुरक्षा में तैनात हैं, जो कि इस पूरी घटना में जिनकी इस घटना में मृत्यु हो गई है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि हादसे का क्या कारण था। मैं गाजियाबाद से परवीन कुमार, इंडिया वॉइस न्यूज के लिए। और बांग्लादेश में एक बार फिर बनी शेख हसीना की सरकार, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी प्रज्ञा मिश्रा। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने एक बार फिर से बम्पर जीत हासिल की है। आपको बता दें कि कल हुए चुनाव में एक बार दोबारा से प्रधानमंत्री शेख हसीना जीत चुकी हैं। ये पहली बार नहीं है जब वो प्रधानमंत्री पद से चुनाव जीती हैं। इससे पहले भी वो 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं। ये चुनाव उनकी चौथी बार की विजय रही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही वे रिकॉर्ड चौथी बार लगातार पीएम पद संभालेंगी। वहीं कुल मिलाकर उनका ये 5वां कार्यकाल होगा। आपको बता दें कि हसीना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक माना जाता है। वो फोर्ब्स पत्रिका की 2020 में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 39वें स्थान पर रहीं। वहीं अगर 2018 की बात करें तो वो 26वें, वहीं 17 में 23वें स्थान पर थी। शेख हसीना को टाइम पत्रिका ने भी 2018 की दुनिया में सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया था। बांग्लादेश में कल हुए चुनाव में शेख हसीना ने फिर से जीत हासिल की है। अब देखना ये होगा कि इस बार की जीत में वो क्या क्या जनता के लिए कर सकती हैं। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं प्रज्ञा मिश्रा, इंडिया वॉइस। और लखीमपुर खीरी में डांस पार्टी में चली गोलियां, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राम जी। खीरी थाना उचोलिया क्षेत्र के अंतर्गत एक बड़ी घटना निकलकर सामने आई है। आपको बताते चलते हैं, बीती रात रंजीतपुर गांव जो थाना उचोलिया क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता था, उसमें एक बार बालाओं का एक डांस पार्टी का प्रोग्राम रखा गया था। एक शराब पार्टी की देखी गई जिस तरीके से। वहीं उचोलिया थाने का जो स्टाफ था, लगभग एक एसआई की चौकी, आधा दर्जन पुलिसकर्मियों ने जमकर लुत्फ उठाया। आपस में उनका भी बवाल हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो का संज्ञान लेते जो थाना उचोलिया चौकी प्रभारी, इनका कहना है कि मैंने रिपोर्ट बना के लखीमपुर खीरी के एसपी को सौंप दी गई है। बाकी देखना है कि इसमें क्या किस तरीके से जांच की जाती है। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि इस तरीके से शराब पार्टी के दौरान बड़ा आपस में जो पुलिसकर्मी थे झगड़ा लड़ाई का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कैमरामैन संयम सक्सेना के साथ लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से रामजीत सिंह। वहीं अलीगढ़ में पत्नी ने पति को दी धमकी, क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। उत्तर प्रदेश के कुख्यात डॉन अतीक अहमद भले से ही इस दुनिया में न हो, लेकिन आज भी अतीक अहमद की दहशत और उसके नाम का सहारा न लेने वाले लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। ऐसा एक मामला अलीगढ़ के थाना नगर कोतवाली इलाके से भूतपुरा से सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी ही दबंग पत्नी पर आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। मारपीट इतनी भयंकर तौर पर की गई कि मारपीट में उसका हाथ भी तोड़ दिया गया। तो वहीं पीड़ित पति के द्वारा साफ तौर पर अपनी पत्नी पर आरोप है कि उसकी पत्नी अतीक अहमद कुख्यात डॉन से संबंध बताए जा रहे हैं। उसका कहना है कि उसके रिश्तेदार और उसके जो गैंग था उसके कहीं ना कहीं उससे संबंध है, जिसके चलते उसकी पत्नी और उसके परिवार के लोग उसको धमकी दे रहे हैं। तो वहीं पीड़ित पति का साफ तौर पर अपनी पत्नी पर आरोप है, जिसके उपरांत मामले को लेकर उसने क्षेत्रीय पुलिस को अवगत करवाते हुए अपनी पत्नी और अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इधर पुलिस पूरे साफ तौर पर कह रही है कि पूरे मामले में हमारे द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हालांकि
और प्रयागराज में इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन हुआ सख्त। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ताराचंद छात्रावास में आज हड़कंप मच गया उस वक्त जब बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर पहुंची और करीब 320 के आसपास जो हॉस्टल के रूम हैं उन्हें खाली कराया जाने लगा। दरअसल इस तरह की शिकायतें थी कि जो के ताराचंद हॉस्टल है यहाँ पर करीब 250 से ज़्यादा अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, अवैध तरीके से छात्र रह रहे हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नहीं हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में पुलिस बल और विश्वविद्यालय प्रशासन के चीफ डॉक्टर की मौजूदगी में इन तमाम कमरों को खाली कराया गया। हालांकि इसमें कुछ ऐसे छात्र भी थे जिन्हें कमरे अलॉट किए गए थे, उन्हें भी वो उस कमरे से वैकल्पिक जगह पर भेजा गया है क्योंकि उनको बताया गया है कि इस हॉस्टल का नवीनीकरण किया जाएगा और उसके बाद फिर से अलॉटमेंट किया जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ताराचंद हॉस्टल में जिस तरह से करीब 320 रूम हैं उसमें जो करीब 250 से ज़्यादा अवैध तरीके से रह रहे छात्रों को बाहर निकाला गया है। साथ ही साथ उन छात्रों को भी वैकल्पिक जगह पर भेजा गया है जो जिनको हॉस्टल के रूम अलॉट थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुछ हॉस्टल पर इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि वहाँ पर गलत तरीके से लोग रह रहे हैं। छात्रों की जो जगह है उस पर दबंगई की दर पर उस कमरों में रह रहे हैं। इस तरह की शिकायत के बाद आज विश्वविद्यालय प्रशासन बड़ी पुलिस बल के साथ ताराचंद छात्रावास पहुंचा और उन तमाम रूम्स को खाली कराया है। हालांकि इस बीच में कुछ छात्र जो रह रहे थे उन्हें ज़रूर जो दूसरी जगह है, दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ये हॉस्टल फिर से नवीनीकरण के बाद छात्रों के लिए अलॉट किया जाएगा। शोएब रिजवी, प्रयागराज। वहीं जालौन में पुलिस ने चेकिंग में अवैध गांजे से भरे कंटेनर ट्रक को पकड़ा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विष्णु पांडे। आज पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल लगी है, जहां गांजा तस्करी कर रहे 2 गांजा तस्करों को पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं यह गांजा तस्कर जनपद में लगातार गांजे की अवैध कारोबार धड़ल्ले से कर रहे थे। वहीं आज मुखबिर खास द्वारा मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने जब जालौन हमीरपुर स्टेट हाईवे पर चेकिंग की तो चेकिंग के दौरान एक कंटेनर ट्रक में संदिग्ध रूप से पाया गया और उसको रोका गया, जिसके अंदर वहीं मैनपुरी में लेखपाल के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। भोगांव तहसील की अहरवा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया विरोध प्रदर्शन। प्रदीप कुमार लेखपाल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कई बीघा जमीन पर उन्होंने पट्टे के नाम पर ग्रामीणों से अवैध वसूली की, जिसके बाद उनकी अब गिरोड तहसील में तैनाती है। गिरोड एसडीएम ने उन पर कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड कर दिया है। बर्खास्तगी की मांग को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। हाथों में तख्ती पकड़कर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदीप कुमार पर और कठोर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। वहीं महोबा में दबंगों का आतंक लगातार जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शारिक नवाज। प्रदेश के महोबा के मोहल्ला समद नगर के सिंह वाहनी मंदिर के पास से रात 10:30 बजे अज्ञात 4 से 5 हमलावरों के द्वारा एक घर को निशाना बनाया गया, जिसमें 10 से 20 मिनट तक युवकों के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिससे पूरे क्षेत्र के लोग भयभीत हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित पक्ष के द्वारा पुलिस से शिकायत की गई। इस मामले को लेकर रात भर पुलिस का पहरा तेज रहा। इसी के साथ बरेली में नवजात शिशु का मिला शव। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी। एक थाना क्षेत्र में नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जी आपको बता दें, आंवला थाना क्षेत्र में एक नवजात का शव मिलते हुए देखा गया है, जिसके बाद में हड़कंप मच गया। कुत्ते शव को नोच रहे थे। जैसे ही लोगों ने ये देखा, तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। उसने नवजात को घायल अवस्था में डॉक्टरी के पास भेजा, जहाँ पे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि कुत्ते एक नवजात को नोच रहे थे। जैसे ही ये लोगों को पता चली, उन्होंने तुरंत नवजात को बचाया, लेकिन जब तक नवजात को बताया जा रहा था, जब तक उसकी जान चली गई थी, वो कई जगह से घायल हो गया था। और हरदोई में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। हरदोई में बीती 19 तारीख को एक कपड़ा व्यापारी का अपहरण किया गया था। आपको बता दें कि पड़ोस का ही एक युवक उसने पूरी प्लानिंग को रचा था। और आपको बता दें, कुछ लोग बाराबंकी के थे, जिनको साथ में मिलाकर उसने अपहरण
किया था। हालांकि आपको बता दें पुलिस की मुस्तैदी लगातार उसमें दिखी है। पुलिस ने ही बहुत जल्दी उसको गिरफ्तार किया उन लोगों को। और आपको बता दें उसमें से पहले एक अभियुक्त के पैर में गोली मारी थी उसको, और उस पीड़ित को जिसका अपहरण हुआ था उसको भी बरामद किया। एक को उस गोली मारकर घायल किया गया था। फिर हालांकि उसके ठीक 2 दिन बाद 2 लोगों के और पैर में गोली लगी थी, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। हालांकि आपको बता दें कल रात में उसमें जो और भी लोग उसमें शामिल थे अपहरण में, उसमें कल एक को रात में पुलिस ने ढेर किया है। और उसके बाद में आपको बता दें कि पुलिस लगातार अपनी मुस्तैदी दिखा रही है। जो उसमें जो अपहरणकर्ता में जिसकी गाड़ी थी उस मेन अभियुक्त जो था उसमें साबिर को अभी संडीला पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। हालांकि वो घायल अवस्था में हरदोई मेडिकल कॉलेज लाया जा रहा है। अब देखना ये होगा, हालांकि जितने भी उसमें अपहरण में शामिल थे लोग उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखने की बात ये होगी कि क्या और भी कोई इसमें शामिल है, ये पुलिस की गहनता से जांच चल रही है। अब देखने की बात ये होगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।